chapter is electrostatics. अच्छा, विजिबिलिटी वाला इश्यू तो नहीं है ना किसी को कि क्लियर विजिबल नहीं है चीजें? गिव मी अ थम्स अप अगर अगर क्लियर चीजें दिख रही हैं तो। एंड दैट्स नॉट फेयर, वीडियोस अब तो ऑन होने चाहिए। मुझे मुझे बच्चों को रिमूव करना पड़ेगा अगर अब वीडियोस आपके ऑन नहीं हुए तो। प्लीज कीप योर वीडियोस ऑन, अदरवाइज आई विल हैव टू रिमूव यू। क्विक, जल्दी शुरू करते हैं इस चैप्टर को जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरे को ये बताओ, 11th स्टैंडर्ड के अंदर अगर आपको याद हो तो आपने एक बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा हुआ था किसी ऑब्जेक्ट की, जो पूरे 11th स्टैंडर्ड में हीरो बन करके डेवलप हुई थी। याद है? चैप्टर नंबर 3 में वो मूव कर रहा था ऑन अ स्ट्रेट लाइन। याद है ना? तो आपने चैप्टर का टाइटल दिया था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मेरी आवाज फट रही है, एक ही मिनट, ये मेरे को दूसरी बार कम। चलो ठीक है, आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। सो चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपका ये जो प्रॉपर्टी होता था ना बच्चे, वो प्रॉपर्टी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव करता था। चैप्टर नंबर 4 के अंदर आते ही इस प्रॉपर्टी ने किसी प्लेन में मूव करना चालू कर दिया था। जब चैप्टर नंबर 5 के अंदर आप पहुंचे तो इस प्रॉपर्टी के ऊपर फोर्स अप्लाई होना चालू हो गया। चैप्टर नंबर 6 के अंदर इसी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट आपने निकाल डाला और एक नया ही चैप्टर बना दिया जिसका नाम था वर्क, एनर्जी एंड पावर। राइट? अरे रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं? यस सर। चैप्टर नंबर 7 के अंदर ये जो प्रॉपर्टी थी ऑब्जेक्ट की, वो प्रॉपर्टी कहीं पे रोटेशनल मोशन यानी अपनी जगह पे नाचना चालू कर देती है, डांस करना चालू कर देती है। तब बन जाता है आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। कोई मेरे को 7th चैप्टर की जो नोट्स हैं उसके पेज नंबर 1 का पहला डेफिनेशन किस चीज का था? कोई मेरे को रिकॉल करके बता सकता है क्या? 7th चैप्टर सेशन 7.1 पहला पेज, पहली डेफिनेशन। वाओ, पार्टिकल क्या होता था? पार्टिकल बताओ सर। A point sized object having a certain mass and negligible size. नेग्लिजिबल वॉल्यूम। बहुत बढ़िया, नेग्लिजिबल साइज और नेग्लिजिबल वॉल्यूम। वेरी गुड बच्चे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसके अंदर तूने एक वर्ड यूज किया हुआ था, मास। याद आया? an object, point sized object which is having certain mass but negligible volume, negligible size। point sized object है जिसका मास तो है पर साइज कैसी है? नेग्लिजिबल है। उसे आपने क्या बोला हुआ था? पार्टिकल बोला हुआ था। नोट कर इस बात को, कोई भी ऑब्जेक्ट के पास दो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। कितनी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है? अरे यार आवाज नहीं आई। हाउ मेनी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज आर देयर विद एन ऑब्जेक्ट? कितनी होती है? फर्स्ट प्रॉपर्टी का नाम है मास एंड द नेम ऑफ सेकंड प्रॉपर्टी इज, सेकंड प्रॉपर्टी का नाम है चार्ज। सो 11th स्टैंडर्ड के अंदर आपने मास के साथ डीलिंग कर ली हुई थी। आपको याद होना चाहिए 3rd चैप्टर के अंदर ये मास एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता था। 4th चैप्टर में एक प्लेन में मूव करना उसने चालू कर दिया। 5th चैप्टर में उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होने लग गया। 6th चैप्टर में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया आपने। 7th चैप्टर में वो रोटेट होने लगा। और तो और 8th चैप्टर के अंदर आपके न्यूटन अंकल ने दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या निकाल डाला? बताओ बताओ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाल डाला। वेरी गुड। इक्वेशन बनी थी
F इज इक्वल टू GM1M2 अपॉन R स्क्वायर। मैं स्केलर फॉर्म में कंसिडर कर रहा हूं, अभी वेक्टर फॉर्म में इसको डील कर रहा नहीं हूं, मैग्नीट्यूड वाइज जा रहा हूं। Bunisha, please mute yourself. ओके, चलिए। सो ये मास की कहानी थी। तो इस मास ने कुछ नखरे दिखाए थे, राइट। ऐसे ही आपके 12th स्टैंडर्ड के बुक नंबर 1 का जो हीरो रहने वाला है, वो बुक 1 का हीरो है चार्ज, राइट। अब ये चार्ज कैसे नखरे दिखाएगा जरा देखना बात को, है ना, कैसे कैसे नखरे दिखाने वाला है, देखना बात को। ये चार्ज तेरा फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर के अंदर ना रेस्ट में रहने वाला है। ये मूव नहीं करेगा, दौड़ेगा नहीं एक जगह से दूसरी जगह। और जब ये रेस्ट में होगा तो उस टाइम पर इसकी स्टडी हम जिस ब्रांच में करेंगे फिजिक्स की, उसका नाम क्या आएगा? बताओ 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 बताओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बहुत बढ़िया। तो बच्चे जब मैं बोलता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो आई एम टॉकिंग अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ टू चैप्टर्स, एंड दोज चैप्टर्स आर चैप्टर नंबर 1 एंड 2, राइट। ठीक है, चलिए। सो चार्ज जो है वो हमारा रेस्ट में रहने वाला है चैप्टर नंबर 1 एंड 2 के अंदर, और चैप्टर नंबर 3 और 4 में चार्ज हमारा किस में आ जाएगा? मोशन में। एक में हम सिर्फ चार्ज के मोशन की वजह से एक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो आपने 10th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा हुआ है, याद है ना? Q और फिर आई टी, फिर I इज इक्वल टू Q बाय टी, पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसी सारी बातें पढ़ी हुई है तुमने 10th स्टैंडर्ड में। भूल गए क्या? हाँ सर, जिस चीज का काम हो जाता है हम भूल जाते हैं उसको, फालतू याद नहीं रखते। अरे याद है क्या थोड़ा बहुत? हाँ सर, चैप्टर 12। वाह। और ये जो 4th चैप्टर है, इसके अंदर ऐसे ही चार्ज के मूव करने की वजह से उसके अगल बगल के रीजन में क्रिएट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की डिस्कशन करोगे तुम, जो कि फिर से तुमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, राइट। तो सिचुएशन ये है कि चैप्टर नंबर 1 एंड 2 के अंदर हमारा चार्ज रेस्ट में रहने वाला है, 3 एंड 4 के अंदर चार्ज हमारा क्या करेगा? मूव करेगा। 5th चैप्टर जो आता है बच्चे, वो मैग्नेट के बारे में आ जाता है। 5th चैप्टर पूरा का पूरा मैग्नेट्स के बारे में है, राइट। मैग्नेट्स नाम सुना है ना? अरे वही जो लोहे की चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, आयरन की चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, उसी की बात कर रहा हूँ, राइट। तो ये मैग्नेट्स की बात करोगे आप चैप्टर नंबर 5 के अंदर। तो जब चार्ज चल रहा था तब उसके आसपास क्या बन गई? मैग्नेटिक फील्ड बन गई। याद है ना वो ओरस्टेड की बात? 10th स्टैंडर्ड में तुमने पढ़ा हुआ था, साइंस वाले टीचर ने तुमको बताया होगा कि ओरस्टेड साहब ने एक करंट कैरिंग वायर के पास में मैग्नेटिक नीडल ला करके रख दी, और वो मैग्नेटिक नीडल करंट कैरिंग वायर की वजह से डिफ्लेक्ट होना चालू हो गई, और वहां से इन्वेंशन हुआ किसका? मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिसिटी को ज्वाइन करने वाली फिजिक्स का ब्रांच, और जिसको हम आज बड़े प्रेम से बुलाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नाम से। तो 5th चैप्टर के अंदर आप उन मैग्नेट्स की बात करने वाले हो। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से क्रिएट हो रही थी? चार्ज के मोशन की वजह से, चार्ज के मोशन की वजह से। याद है ना? यहां पे 3rd एंड 4th चैप्टर के अंदर चार्ज मूव कर रहा है, और इनके मोशन की वजह से क्या क्रिएट हुई? मैग्नेटिक फील्ड। चैप्टर नंबर 6 के अंदर तुम क्या देखोगे कि चार्ज जो है ना, अब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके हम क्या करवा देंगे? चार्ज को मूव करा देंगे। ओ हो। अरे चार्ज को मूव कराने से मैग्नेटिक फील्ड बनी, तो मैग्नेटिक फील्ड को बना करके, चेंज करवा करके हम चार्ज को क्या कर देंगे? मूव करवा देंगे। और तब आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 6, जिसमें जनरेटर की बात आएगी। पता पता जनरेटर, मोटर सुना है ना ये सब? इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, है ना? तो इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात हम वहां करेंगे चैप्टर नंबर 6 के अंदर।
7th चैप्टर जो है वो अल्टरनेटिंग करंट के बारे में है, एसी के बारे में है। और 8th चैप्टर जो आपका लास्ट है बुक 1 का, वहां पे आप डिस्कस करोगे जब एक चार्ज एक्सिलरेट होने लग जाता है। यहां तो चार्ज मूव कर रहा था, अब चार्ज अपना एक्सिलरेट करने लग जाएगा या ऑसिलेट करने लग जाएगा। और एक्सिलरेटेड या ऑसिलेटिंग चार्जेस क्या प्रोड्यूस करते हैं, बताओ क्या प्रोड्यूस करते हैं? एक्सिलरेटेड और सर हीट। ऑसिलेटिंग? नहीं, हीट नहीं प्रोड्यूस करंट। करते। Wave. गूगल कर सकते हो। ओ वाह वाह वाह, वेव्स। किसी ने Waves. वेव्स बोला, बिल्कुल सही है। माय आंसर विल बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, नॉट ओनली वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो बुक 1 के अंदर पूरी कहानी जो हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चे, वो किसकी करने वाले हैं? बताओ बताओ। Electromagnetism. यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की करने वाले हैं, बिल्कुल सही है। और कौन हीरो कौन रहने वाला है बुक 1 का अपना? Charge. चार्ज। यस, सो चार्ज विल बी द हीरो ऑफ बुक 1। बुक 2 की डिस्कशन जब हम बुक 2 चालू करेंगे तब कर लेंगे, ठीक है? राइट ना? चलेगा ना? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जब हीरो है हमारा चार्ज, तो चार्ज की बातें भी आज हम पहले कर लेते हैं कि भाई ये चार्ज का इंट्रो क्या है, इसका इंट्रो तो दे दे। विदाउट इंट्रो अपना हीरो अधूरा है, तो लेके आते हैं पिक्चर में इसका इंट्रो। ये रहा बच्चे अपना चार्ज, राइट? यहां मैंने इसको लिख दिया हुआ है, दिस इज माय चार्ज। तो फिजिक्स के अंदर आप चीजों को किसी एक सिंबल से रिप्रेजेंट करने का काम करते हो, है कि नहीं है? करते हो कि नहीं करते हो? जैसे मास को आपने स्मॉल एम एंड कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर रखा हुआ है, राइट? डेंसिटी के लिए आपने रो को उधार ले रखा हुआ है ना? अरे कर रखा है कि नहीं कर रखा हुआ है? ऐसे ही चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो चीजों का यूज करेंगे, या तो कैपिटल क्यू या तो स्मॉल क्यू, राइट? कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू का यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले चार्ज को हम रिप्रेजेंट किससे करने वाले हैं, बताओ? अरे बोलो, बताओ बताओ भाई। कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से इसको हम डिनोट करने वाले हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि इसकी डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ चार्ज? तो जैसे मास किसी ऑब्जेक्ट की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, उसके अंदर की प्रॉपर्टी होती है, वैसे ही चार्ज भी किसी ऑब्जेक्ट की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। तो व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अरे बात समझ में आ रही है क्या इतनी? हेलो हेलो हेलो। यस सर। व्हाट इज चार्ज? व्हाट इज चार्ज? Yes. अरे चार्ज क्या है? चार्ज Intrinsic इज property of matter. प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, वेरी गुड। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, मतलब ये पहले मैं इसको एक बार नोट कर देता हूं। सो इट इज नथिंग बट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। हाँ जी, अगर ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये किसी ऑब्जेक्ट के पास में है या नहीं है? इंट्रिंसिक का मतलब अंदर। चार्ज जो है ना, ये अंदर की बात है। ऐसे कोई ऑब्जेक्ट ऐसे घूमते घूमते चिल्लाते हुए नहीं बोलता है, मेरे पास चार्ज है, मेरे पास चार्ज है, मेरे पास चार्ज है। ऐसे चिल्लाते हुए नहीं आता मेरे पास चार्ज है, मेरे पास चार्ज है। वो तुमको रियलाइज करना होता है, एक्सपीरियंस करना होता है। और कैसे आप इस चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हो? तो यू कैन एक्सपीरियंस इट बाय 3 इफेक्ट्स। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर चार्ज रख रही है तो वो ये 3 इफेक्ट शो कर सकती है। ये 3 इफेक्ट वो दिखा सकती है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट चार्ज्ड है। मेरे को बताओ पहला इफेक्ट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरी गुड। इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरी गुड। दूसरा? Electric force. इलेक्ट्रिक फोर्स, वेरी गुड।
electric charge, force, Potential. एंड थर्ड जो ये शो कर सकता है, बहुत बढ़िया आंसर वेदांश, Potent. थर्ड इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वेरी गुड। सो इन दोनों चीजों से कंबाइन करके हम बनाते हैं डेफिनेशन ऑफ चार्ज। लिसन केयरफुली। चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन शो इफेक्ट्स लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक Potential. yes. potential, So what is charge? Charge क्या है? Intrinsic property of matter. हाँ जी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड्स बन सकती हैं, इलेक्ट्रिक फोर्सेस लग सकते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स डेवलप किया जा सकता है। सो ये है हमारा फर्स्ट चीज जो हम चार्ज की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। मेरे को बताओ, फिजिक्स के अंदर आप क्या करते हो? किसी भी चीज को मेजरेबल बनाने का काम करते हो, सही है ना? कोई भी चीज को आप मेजरेबल बनाने का काम करते हो। याद है ना, मास को भी हमने मेजर करने का काम किया है। अरे अरे अरे, ये इतना सन्नाटा क्यों है? अरे पता है ना, फिजिक्स Yes, में हम sir, चीजों yes. को मेजरेबल बनाते हैं, yes, Yes, sir. और मेजर करने के लिए तेरे को दो चीजों की जरूरत होती है। एक तो होता है मैग्नीट्यूड, और दूसरा क्या होता है? बोल बोल बोल। डायरेक्शन मत बोलना, Direction. नहीं डायरेक्शन मत बोलना। मैग्नीट्यूड के साथ साथ तेरे को चाहिए होता है यूनिट। अरे याद है ना, अगर मैं सिर्फ 50 बोल दूं तो 50 के तो बहुत सारे मीनिंग है, साथ में मेरे को बोलना पड़ेगा 50 किलोग्राम, 50 रुपीज, ऐसा ऐसा बताना पड़ेगा, नहीं तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा लल्लू कि ये 50 कूलम की बात कर रहा है। ओ, ये तो मजाक मजाक में मैंने तुमको बता दिया चार्ज का ऐसे ही। सो चार्ज जो है ना, जैसे बच्चे हर एक वैल्यू के लिए, हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड और यूनिट दो चीजें रिक्वायर होती है, ऐसे ही चार्ज को भी मेजर करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ यूनिट भी चाहिए होता है। कोई मेरे को नोट्स में से देख करके बता सकता है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज? बताओ। Coulomb. कूलम। coulomb, और साहब ये जो कूलम है ना, ये एसआई यूनिट है। सो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। तो इसको मैंने ऐसे कैपिटल सी से रिप्रेजेंट कर दिया हुआ है। आ रही है क्या बात समझ में? यार एसआई के साथ साथ एक और यूनिट होता था हमारे पास, याद है क्या आपको? एसआई के साथ में एक और CGS. बहुत बढ़िया, सीजीएस। तो ये जो कूलम है ना, इसका सीजीएस वाला जो वर्जन है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेरी गुड, उसको हम बोलते हैं ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, राइट? सो चार्ज का जो हमारा सीजीएस यूनिट है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और जो एसआई यूनिट है दैट इज कूलम। द रिलेशन बिटवीन कूलम एंड ईएसयू इज कि भाई 1 कूलम जो होता है वो 3 into 10⁹ ईएसयू के इक्वल होता है। आ रही है क्या बात समझ में? कोई डाउट इसमें? जैसे मास की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो थी वो ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टीज शो कर सकती थी, याद है तुमको? ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इन सारी चीजों की बात आपने चैप्टर नंबर 8 में करी हुई है, 11th स्टैंडर्ड। तो वैसे ही चार्ज की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट तीन चीजें प्रोड्यूस कर सकता है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, और वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्रिएट कर सकता है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? इफ यस तो गिव मी अ थम्स अप, नहीं तो प्लीज आस्क योर डाउट जल्दी, क्विक। यस भव्य, सर फिर से समझाओ ना। कौन सी बात यार, वो तो बता। सर अभी आपने बोला वो मैंने नहीं सुना इसलिए। ओके, जैसे मास की वजह से बच्चे कोई भी ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेती थी। कौन से चैप्टर में पढ़ा था भव्य ये तुमने? ग्रेविटेशन करके एक चैप्टर था भव्य। इतनी जल्दी भूल नहीं जाना यार, अपने गुजरात बोर्ड वाले हैं, आपकी तो एग्जाम भी अभी बाकी है। इतनी जल्दी डिलीट करेगा कैसे काम चलेगा दोस्त?
ओके, सो जैसे मास की वजह से एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करके ग्रेविटेशनल फोर्स लेके आती थी, ग्रेविटेशनल फील्ड बनती थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बनता था, वैसे ही अगर कोई ऑब्जेक्ट चार्ज्ड है तो वो तीन नखरे दिखा सकती है। पहला नखरा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, दूसरा है इलेक्ट्रिक फोर्स का, एंड तीसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। क्या आपको ये बात समझ में आई? कोई डाउट इसमें? भव्य कहाँ गया भाई? अच्छा, ओके ओके, ठीक है, सर डन डन डन। भाई कैमराज ऑन रखो आप लोग, दैट्स नॉट फेयर। कैमराज ऑन होने चाहिए, क्विक। ओके, चलिए। सो चार्ज का एसआई यूनिट इज कूलम, सीजीएस यूनिट है ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इनके बीच में ये रिलेशन होता है, ये भी बात हमें ध्यान होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए अपने को। गुड। नाउ कमिंग टू थर्ड थिंग। अब यार कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई प्रॉपर्टी को अगर आप मेजर कर रहे हो तो वो मेजरमेंट दो तरीके से आप देख सकते हो। वन इज विथ डायरेक्शन एंड सेकंड इज विदाउट डायरेक्शन। अगर आप विथ डायरेक्शन देखते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर के वेक्टर क्वांटिटी। अरे डायरेक्शन के साथ में मेजर कर रहे हो, वेक्टर और स्केलर इज दैट फिजिकल क्वांटिटी जिसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की जरूरत पड़ती नहीं है। तो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. सो इट इज द Yes, इंट्रिंसिक sir. प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जिसकी वजह से ये तीन चीजें हो सकती हैं। इसका एसआई यूनिट ये है, सीजीएस यूनिट ये है, रिलेशन इन दोनों के बीच में ये है। दिस इज स्केलर क्वांटिटी। यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दोगे काम हो जाएगा, डायरेक्शन के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, राइट? अब एक फॉर्मूला आपको याद होगा, आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, I is equals to Q divided by T। याद है क्या? हाँ Yes, sir. यस Very सर good। अच्छा, यहां से Q को मैं सब्जेक्ट बनाऊं तो सृष्टि मेरे को बताओ क्या इक्वेशन बनेगी? Q is equal to आई इंटू टी। वेरी गुड, I into T। बहुत बढ़िया सर, मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला इसका निकालना है। क्योशा, कैन यू टेल मी क्या आएगा इस चार्ज? हेलो क्योशा, एम आई Sir, आप ऑडिबल? mute हो. So can you repeat the question? yes 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 क्योशा, माय क्वेश्चन इज, चार्ज का अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना चाहूं बच्चे तो कैसे निकाल सकता हूं? क्या करूंगा मैं? I का dimensional formula into T का क्या होता dimensional है मैडम, formula. बताइए। ए ए ए और T. ए और टी, वेरी गुड। सो आई जो है दैट इज करंट, इट इज वन ऑफ दी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में से ये एक है जिसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो साथ चार्ज का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ना, वो कैपिटल ए कैपिटल टी, या कई बार इसको A1 T1 ऐसे भी लिखा जाता है, राइट? समटाइम्स इट इज ऑल्सो रिटन एज M0 L0 A1 एंड T1। यार मैंने आपको बताया था ये जो चार्ज है ना, ये आपके पूरे बुक 1 का हीरो रहने वाला है। मतलब हर फॉर्मूले के अंदर कहीं ना कहीं ये तुमको दिख जाएगा। और अगर फॉर्मूले में ये दिखा तो बताओ डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या नहीं? बताओ। अरे होते हैं कि नहीं होते Yes, हैं? sir. Yes, sir. होते हैं, बहुत बढ़िया। तो अगर ये डायमेंशनल फॉर्मूला हमें याद नहीं होगा तो मेरे को बताओ क्या हम आगे कभी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना होगा तो हम कर पाएंगे?
No, sir. बहुत बढ़िया। कहने का मतलब सिर्फ ये इतना है बच्चे कि अगर आपको याद नहीं होगा व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज, आगे बड़ी मुसीबत आने वाली है। तो इसको अपनी जहां पर भी लिख रहे हो ना, जो भी चीजें आप नोट डाउन कर रहे हो, उसके एकदम टाइटल वाले ब्लॉक के अंदर हैशटैग करके लिख लेना, हैशटैग सिद्धू, और उसके बाद A1T1। So A1T1 will be your dimensional formula for charge. याद रहेगी क्या ये बात? किसी को कोई डाउट? ओके। अब ये चार्ज की प्रेजेंस को जानने के लिए, कहीं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है या नहीं है, उसकी प्रेजेंस को जानने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं। जैसे आपको फीवर है या नहीं है, उसको जानने के लिए आप थर्मोमीटर यूज करते हो कि नहीं करते हो? जी सर। टेम्परेचर मेजर करने के लिए आप थर्मोमीटर यूज करते हो। वैसे ही किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है या नहीं है, ये जानने के लिए हम एक डिवाइस का यूज करते हैं, और उस डिवाइस का नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप आपने सुना होगा, स्टेथोस्कोप आपने सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है स्टेथोस्कोप? जी सर। Yes. Nice, sir. हाँ, वो डॉक्टर का डीजे, हाँ हाँ हाँ, Yes, वही sir. वही डॉक्टर का डीजे कान में लगा करके दिन भर सुनते रहता है ना, धम धम धम, वही 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 डीजे वाला ही, बिल्कुल। तो यार ऐसे ही हम चार्ज अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जानना चाहते हैं ना, तो उसके लिए हमें एक डिवाइस यूज करना पड़ता है। नेम ऑफ दैट डिवाइस इज इलेक्ट्रोस्कोप। अगर आपने नोट्स ओपन कर रखी है तो होमवर्क शीट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10 रीड करके बताओ क्या है। To know the presence of charge on a substance dash is used. क्या यूज करेंगे साहब चार्ज की प्रेजेंस जानने के लिए? इलेक्ट्रोस्कोप। Electroscope. माइक्रोस्कोप। अच्छा, स्टेथोस्कोप यूज करेंगे, चार्ज है कि नहीं है पता चल पाएगा क्या? नहीं सर। ओ सर। ओके, ठीक है। माइक्रोस्कोप और गायरोस्कोप से भी हम ये चीजें पा सकते नहीं है। इन शॉर्ट, अगर चार्ज की प्रेजेंस आपको जानना है तो आपको किसका यूज करना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप का। सो प्लीज टिक इट आउट, टिक कर लो आप उसका राइट आंसर। Sir, electroscope. यस, आंसर विल बी इलेक्ट्रोस्कोप। वेरी गुड। बोलो, क्लियर है क्या ये बात? डाउट कोई? डन। ओके, मूविंग अहेड। तो ये मैंने 1 2 3 4 5 ओके 5 प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लिया। फिफ्थ की बात करते हैं। तो इसकी प्रेजेंस जानने के लिए आपने जिस डिवाइस का यूज किया, उस डिवाइस का नाम था इलेक्ट्रोस्कोप। साहब, दुनिया में जो चार्ज है ना, वो 2 टाइप से कैटेगराइज किए गए हैं। कितने टाइप में कैटेगराइज किए हुए हैं बताओ? 2 टाइप में। और वो 2 टाइप बड़े इंटरेस्टिंग है। पहले टाइप को कहा जाता है पॉजिटिव चार्ज, एंड दूसरे टाइप को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। सो बताओ कितने टाइप के चार्ज हैं? 2 types. Two types. Two types. 2 टाइप के चार्ज है। वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, इसको पूछो। तरुष, कैन यू टेल मी किस डिवाइस का यूज करते हैं हम चार्ज की प्रेजेंस को जानने के लिए? तरुष? ओके, भव्य को आंसर पता है। 2 स्टूडेंट आ गए मेरे पास जिनको आंसर पता है। गुड गुड। चैट बॉक्स में मेरे को आंसर मिलने भी चालू हो गए। हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके ओके, अच्छा तूने भी चैट बॉक्स में ही दे दिया? अरे यार, ठीक है, आई थॉट आंसर करेगा। गुड गुड गुड। ओके, आंसर विल बी इलेक्ट्रोस्कोप। और दुनिया में जितने भी टाइप के चार्ज है ना, उनको 2 टाइप में क्लासिफाई किया जाता है। पहले टाइप का नाम है पॉजिटिव और दूसरे टाइप का नाम है नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव की क्या कहानी है, लेके आते हैं पिक्चर में। देख, बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक साइंटिस्ट हो गए थे, पता है ना, बड़े खतरे करता था,
बड़े अजीबो गरीब काम करता था। याद है ना वो थंडरस्टॉर्म के अंदर मेटालिक वायर की पतंग उड़ा रहा था वो झटके खाने के लिए। अरे यार सुना है ऐसा कुछ स्टोरी बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में? नहीं सर। No, अरे तू sir. अरे तो सारे के सारे ना बोल रहे हो, मतलब और कुछ पढ़ते ही नहीं हो? सर किताब तो पहले पढ़ लें, उसके आगे फिर पढ़ेंगे ना। तरुष ने मेरे को बोला हाँ सर मैंने सुना है, बिल्कुल सही है। अरे यार ये जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है ना, अलग लेवल का बंदा था यार। ये क्या करता था, थंडरस्टॉर्म के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जानने के लिए है क्या कैसी है वो जानने के लिए मेटालिक वायर की पतंग उड़ाता था। मेटालिक वायर को ऐसे घुमा दिया उसने, पतंग उड़ा रहा है उसकी, भाई मेरा झटके खाता रहता था। समझ रहे हो बात को? तो ये इसने चार्जेस के ऊपर बड़ा काम करने के बाद चार्जेस को दो टाइप में क्लासिफाई किया। मेरे को बताओ क्लासिफिकेशन वाला काम किसने किया है? बहुत बढ़िया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्जेस को दो टाइप में क्लासिफाई किया है। सर पहले टाइप का नाम है पॉजिटिव, दूसरे टाइप का नाम है नेगेटिव। अब वीडियो ऑन करो तब मैं आपको समझाता हूं जीपीएस का पूरा नाम क्या है और पीएनएफ का पूरा नाम क्या है। तो ये जो अखतरे लेने वाला अपना भाई है ना, जिसका नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन है, भाई ने दुनिया के दो टाइप के चार्जेस की इजाद करी, खोज करी, और उसने बोला एक को पॉजिटिव और दूसरे को उसने नाम दिया नेगेटिव। अब ये नाम के नीचे मैंने कहीं पे जीपीएस लिखा है और कहीं पे पीएनएफ लिखा है। क्या आपको ये दोनों वर्ड्स क्लियरली विजिबल है? यस और नो? यस सर। तो वर्ड तो पता चल गया लेकिन मीनिंग अभी भी हिडन है। नहीं इति ग्लास पॉजिटिव चार्ज नहीं, गलत बात है, ग्लास पॉजिटिव चार्ज नहीं। ये कहानी सुनना तू मेरी, है ना? देख ये तूने ले लिया सिल्क, ओ ये क्या है? सिल्क है ऐसा मान ले तू, ये सिल्क है ना। सर कहां सिल्क है? कुछ नहीं है, तो नहीं सिल्क है तू मान ले। और ये मान ले ग्लास की रॉड है। क्या है ये? ग्लास की रॉड है। अरे यार फिर से क्रैक होने लग गई वॉइस। अच्छा धीमे धीमे बोलता हूँ। Yes. नाउ इज इट फाइन? अभी ठीक है क्या? ओके Yes, ठीक है, sir. चलिए। तो सर हमने क्या किया ना, हमने उठा लिया सिल्क को। सिल्क तो जानते होगे ना, वो सिल्क की सारी मम्मी पहनती है ना? तो ये जो सिल्क है ना, इसको तूने उठा लिया और एक ग्लास की रॉड ले ली। अब तूने क्या किया, इस ग्लास की रॉड को घस 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 किया इसके ऊपर। इतने ते इसके ऊपर ग्लास की रॉड को घसी दी धू। अरे क्या किया तूने ग्लास की रॉड को इस सिल्क के ऊपर? आवाज नहीं आई? करी तूने घिसा। इस ग्लास की रॉड को ना, तूने इसके ऊपर घिसाई कर दी। और ये घिसाई करने पर ग्लास की रॉड के ऊपर जो चार्ज आता है ना साहिब, उसे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पॉजिटिव चार्ज नाम दिया, जीपीएस। रीड करेंगे, ग्लास बिकम्स पॉजिटिव व्हेन रब्ड विथ सिल्क। फिर से सुन, ये तूने सिल्क उठाया, सिल्क के साथ में ये ग्लास की रॉड ले ली और ये बराबर इन दोनों को घिसने का काम तूने कर डाला। और ये साहिब घिसाई करने के बाद इस ग्लास की रॉड पे जो चार्ज आया ना, उस चार्ज को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नाम दिया पॉजिटिव चार्ज। बोलो आ रही है क्या बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. डल रिस्पॉन्स, सिर्फ दो ही लोगों ने बोला हाँ सर। अरे क्लियर है क्या ये बात? यस सर। ओके गुड। कमिंग टू दूसरा वाला चार्ज जिसका नाम है पीएनएफ। अब तो मान ले ये सिल्क नहीं है, अब ये क्या है? नाउ इट इज फर। फर का नाम सुना है आपने? फर। Yes, sir. गुड। तो ये आपके पास है बच्चे फर,
और ये है प्लास्टिक की रॉड। अब इस प्लास्टिक की रॉड को मैंने किसके साथ घिसा, फिर से फर के साथ ये बराबर घिसाई करनी चालू करी। तो साहेब प्लास्टिक की रॉड को जब हम इसके साथ बराबर फर के साथ जब ऐसे बराबर घिसते हैं ना, तो प्लास्टिक की रॉड पे जो चार्ज आता है उसे उन्होंने क्या नाम दिया, नेगेटिव चार्ज नाम दिया। बोलो ये दोनों चीजें याद रहेंगी, जीपीएस और पीएनएफ। Yes, sir. जी सर। Glass rod becomes positive when rubbed with silk. Plastic rod becomes negative when rubbed with fur. Okay, चलिए कमिंग टू दैट पार्ट। सो ये दो टाइप के चार्जेस की हमने बात कर ली, एक था पॉजिटिव, एक था नेगेटिव। ग्लास रॉड बिकम्स पॉजिटिव व्हेन रब्ड विद सिल्क एंड प्लास्टिक रॉड बिकम्स नेगेटिव व्हेन रब्ड विद फर। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, अब जब हमने ऐसे दो चार्जेस को, यानी एक ग्लास की रॉड जिसको बराबर घिस रखा था सिल्क के ऊपर, और एक प्लास्टिक की रॉड जिसको बराबर घिस रखा था फर के ऊपर, जब इन दोनों को हम ऐसे नजदीक लेके आते हैं ना, तो ये स्टिक हो जाते हैं एक दूसरे में। क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, चौटी जाए है। अब ये जब चिपक जाएंगे तो मेरे को बता, इनके बीच में अट्रैक्शन हुआ है कि रिपल्शन हुआ है, बता। अट्रैक्शन। Attraction. मेरे अट्रैक्शन। को तू ये भी बता दे कि जब एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो इसको हम लाइक चार्ज बोलेंगे या अनलाइक चार्ज बोलेंगे? अनलाइक चार्ज। अनलाइक चार्ज। बहुत बढ़िया। तो सर अनलाइक चार्जेस जो है ना, वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका उल्टा कोई मेरे को बता सकता है? Repulsion. बहुत बढ़िया। तो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो उसको हम अनलाइक चार्ज बोलेंगे, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और दूसरा इसका ऑपोजिट है, लाइक चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लाइक चार्ज का मतलब है या तो दोनों नेगेटिव हो या तो दोनों कैसे हो, पॉजिटिव हो। दुनिया में दो टाइप के चार्ज, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर दोनों सेम टाइप के हैं तो लाइक चार्ज, और लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. यस सर। बहुत बढ़िया। ओके गुड। नाउ एक चीज और, मतलब अभी तो हम ये चार्ज की हिस्ट्री कर रहे हैं, पूरा इसका जियोग्राफी, कितने कितने प्रॉपर्टीज हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अपना ऑक्टोपस बन जाएगा इसके ऊपर, है ना, 8 पैर वाला ऑक्टोपस अपना तैयार हो जाएगा। फिर इसके बाद नोनोपस बनाएंगे, फिर डेकापस बनाएंगे, फिर एकाडेकापस बनाएंगे। पता है ना? डेकेन, एकाडेका, क्या बोलते हो इसको? मेरी केमिस्ट्री वीक है, मैं फालतू में इसके चक्कर में पड़ गया। ओके ठीक है, चलो। मास जो है ना साहब, मास, जब आप स्पीड में होते हो तो स्पीड के साथ मास क्या होता है, वेरी होता है। अगर आपको याद हो तो 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो एक्सरसाइज है, वहां पे आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी, m इक्वल्स टू एम नॉट डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस सी स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, सॉरी वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ऐसी एक इक्वेशन आपने पढ़ी हुई थी, याद है? अरे याद है ऐसा कुछ? सर कौन से चैप्टर में? चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी जो है ना, उसके अंदर आपको पीछे की तरफ ये वाला पार्ट दिखाई पड़ेगा, एक एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल में। यस सर। यस सर। यस। तो ये जो है ना बच्चे, ये इक्वेशन ये बता रही है कि जब कोई पार्टिकल किसी स्पीड के साथ मूव कर रहा होता है, तो मूव करते हुए ऑब्जेक्ट का मास स्पीड के साथ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, वेरी कर जाता है। लेकिन साहब चार्ज जो है ना, वो स्पीड के साथ वैरी करता बताओ नहीं है।
ये स्पीड के साथ वेरी करता नहीं है। और ऐसी चीजें जो स्पीड के साथ वेरी नहीं करती, इनके लिए एक टर्म आपको मिलेगा हमारी जो नोट्स है उसके पेज नंबर 2 पे। मेरे को ढूंढ के बताओ व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ दिस फ्रेज। ये जो मैंने पूरा लाइन लिखा हुआ है इसका सिनोनिम पेज नंबर 2 हमारी नोट्स के अंदर, वहां से ढूंढ करके बताओ कि क्या है इसका सिनोनिम। Electric charge is invariant. Electric charge is invariant. ओहो, वाह 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 वाह, पूरी तीखी निगाहें लगा रखी है नोट के ऊपर, जोरदार। सो इसको शॉर्ट में लिखने के लिए हम बोलते हैं कि चार्ज जो है वो हमारा कैसा है, इनवेरिएंट है। कैसा है चार्ज हमारा, इनवेरिएंट है, राइट। आएगी क्या बात समझ में, डाउट कोई इसमें? मतलब इट डज नॉट वेरी विथ स्पीड। ऑब्जेक्ट की स्पीड कुछ भी हो जाए, चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज होता नहीं है। अरे क्लियर है क्या ये बात? Yes, sir. Yes, sir. ओके, एक और प्रॉपर्टी की बात करते हैं। याद करो चैप्टर नंबर 6 के अंदर आपने एक कंजर्वेशन का लॉ पढ़ा हुआ था। किस चीज का कंजर्वेशन का लॉ था वो? मोमेंटम। 6 में मोमेंटम नहीं था दोस्त, एनर्जी होगा। यस, एनर्जी कंजर्वेशन। वेरी गुड। 5th चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा हुआ था मोमेंटम कंजर्वेशन का रूल, राइट। यानी देयर इज अ टर्म कॉल्ड कंजर्वेशन, है ना। ये क्या होता है? जब एनर्जी के बारे में हम बात करते हैं तो हम स्टेट करते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। सही है ना? ऐसा ऐसा सुन रखा है ना तुमने? Yes, sir. Yes, Right. sir. Yes. ऐसे ही बच्चे, चार्ज को कहीं क्रिएट नहीं किया जा सकता और चार्ज को कोई डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकता। वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो सकता है। आ रही है क्या बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अगर एनर्जी के लिए मैं ऐसी स्टेटमेंट बोलता तो उसे आप क्या बोलते? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वेरी गुड। और चार्ज के लिए अगर मैं यही स्टेटमेंट बोल दूं तो क्या बोलोगे उसको? लॉ ऑफ Of कंजर्वेशन ऑफ conservation of चार्ज। charge. Charge. वेरी गुड। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो चार्ज जो है ना बच्चे, वो चार्ज हमारी क्या है, एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? कंजर्व्ड क्वांटिटी है। सो चार्ज इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी, एक कंजर्व्ड क्वांटिटी होने वाली है। आ रही है क्या बात समझ में? कोई डाउट इसमें? No, sir. वेरी गुड। यानी अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, दुनिया से उसको आपने बेखबर कर रखा हुआ है, बाहर कर रखा हुआ है, तो उस सिस्टम में ना तो आप चार्ज क्रिएट कर सकते हो और ना ही आप चार्ज डिस्ट्रॉय कर सकते हो। आएगी क्या बात समझ में? Yes, sir. Okay, Yes, so sir. charge is a conserved quantity for an isolated system. अच्छा, अब तू सोच, अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसके पास में +5 कूलम का चार्ज है और -1 कूलम का चार्ज है, तो नेट चार्ज कितना हुआ इसके पास बता? +4। Four. Yes. यस। उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चे? +5 कूलम को प्लस करेंगे -1 कूलम के साथ, राइट। यानी कि हम इन दोनों को एल्जेब्रिकली ऐड करेंगे। अरे आ रही है क्या बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. जब आप दो चीजों को साइन के साथ में जोड़ते हो ना, तब उसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एडिशन। सर यस, सर वो कंजर्व क्वांटिटी वाला पॉइंट एक बार रिपीट करो। आते हैं उसके ऊपर, डोंट वरी, करते हैं उसकी बात, है ना। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, तो 5 कूलम इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, -1 कूलम इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। मेरे को टोटल चार्ज निकालना था
मैंने 5 कूलम के अंदर -1 कूलम को ऐड कर दिया, यानी चार्जेस को हमने विथ प्रॉपर साइन ऐड किया है। और जब हम इसको विथ प्रॉपर साइन ऐड करते हैं तो ऐसे एडिशन को हम क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक एडिशन बोलते हैं। सो फॉर फाइंडिंग टोटल चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको एल्जेब्रिकली ऐड करना होगा विथ प्रॉपर साइन। एल्जेब्रिक एडिशन विथ प्रॉपर साइन। आ रही है क्या बात समझ में? इसमें कोई डाउट? अरे यार, +5 कूलम था, -1 कूलम था, दोनों को तूने ऐड किया, नेट कितना आया? +4 आया ना। तो वो +4 कैसे आया? जब तूने इसको साइन के साथ में ऐड किया। और साइन के साथ के जो एडिशन है उनको हम क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक एडिशन बोलते हैं। सो फॉर फाइंडिंग टोटल चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट आपको एल्जेब्रिक एडिशन करना होता है विथ प्रॉपर साइन, राइट? कमिंग टू वन मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करने वाला हूं मैं। एंड प्रॉपर्टी इज नोन एज चार्ज क्वांटाइज्ड है। चार्ज हमारा कैसा है? क्वांटाइज्ड है। आपके वीडियोस इसमें ऑन मुझे चाहिए होंगे 100%, तो ही मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि ये ऐसी चीज है ना जहां पे सबसे ज्यादा बच्चे होते हैं कंफ्यूज कि यार ये क्या है क्वांटाइजेशन। पहले तो ये अलग लेवल का वर्ड आ गया है। क्वांटाइज सुना था ऐसा कोई टर्म? क्वांटाइजेशन सुना था ऐसा? अगर केमिस्ट्री ढंग से पढ़ रखी है ना तो तुमने सुना है ये टर्म। एटॉमिक मॉडल जब बोहर साहब ने दिया हुआ था तो उन्होंने कुछ हाइपोथेसिस दी हुई थी, याद है? चल रिस्पॉन्स पता है क्या? बोहर की हाइपोथेसिस क्या थी? कुछ आइडिया? ठीक है, कोई बात कोई बात। फिजिक्स में भी आएगा। सर नहीं याद, कोई बात। फिर स्टूडेंट्स वांट्स टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, दे कैन, ले सकते हो आप। सो पूरे 2 पेज का जो है वो मैंने 1 पेज बना दिया हुआ है, काम चल जाएगा आपका इसके अंदर, राइट? ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं क्वांटाइजेशन को। सो व्हाट इज क्वांटाइजेशन? हाँ जी सर बोलिए। बोलिए हर्ष साहब, बोलो बोलो। अरे सर बोल भाई। हाँ बोल 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 भाई। वो प्रीवियस पेज में वो अपने फॉर्मूला क्या लिखा था कॉर्नर में? कहाँ पे? ये ये वाला? मेरा कनेक्शन यस सर, उसमें अनस्टेबल है? ऊपर m इक्वल्स टू कुछ लिखा है ना आपने? हाँ हाँ हाँ, ये चैप्टर नंबर वो 2 क्या की लिखा है? एक्सरसाइज का दिया हुआ फॉर्मूला है। इलेवेंथ स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज का एक फॉर्मूला है, वो मैंने यहाँ पे कॉपी करके बताया हुआ है कि और सर वो मास 2 स्पीड पॉइंट के मैंने साथ आपको पूछे ना, कौन से 2 पॉइंट? तूने तो एक ही पूछा था कंजर्व सिर्फ, क्वांटिटी का। हाँ फिर दूसरा में भी डाउट है। एक कंजर्व क्वांटिटी और उसके नीचे वाला डजंट वेरी वाला। करते हैं डिस्कस उसको लास्ट में, पहले मैं ये जो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ वो कॉन्सेप्ट देख लें। ठीक है हर्ष, चलेगा ना? अरे हाँ ना तो बोल दे भाई। अलग लेवल का बंदा है यार, बताओ गायब हो गया। मैंने बोला हाँ ना तो बोल दे, तो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं। सही है।
चलो ठीक है। किसी भी एटम के अंदर बच्चे होते हैं 3 पार्टिकल्स। क्या आप मेरे को बता सकते हो कि उन 3 पार्टिकल्स में से जो 2 पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इनका एड्रेस क्या होता है? व्हाट इज द एड्रेस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन? Nucleus. Inside the nucleus. न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन का जो एड्रेस है वो क्या होता है? Orbit. Orbit. तो बच्चे और- इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा ऑर्बिट के अंदर होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। कोई मेरे को बता सकता है ये जो प्रोटॉन है और ये जो न्यूट्रॉन है, इनके बीच में न्यूक्लियस में एक बहुत ही अलग लेवल का फोर्स होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट फोर्स? Nuclear force. Strong nuclear force. Nuclear force. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बहुत बढ़िया। तो बच्चे यहाँ पे फोर्स बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए मैं इसको रेड के एक कंबाइंड पार्ट से मैं थोड़ा शो कर रहा हूं। इसको मैं हल्का डार्क कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि यहाँ फोर्स बड़ा ही भयंकर है। यहाँ पे दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है, जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, SNF। आ रही है क्या बात समझ में आपको? Yes, sir. अच्छा, इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में भी एक फोर्स लग रहा होता है, किसी को पता है क्या? Nuclear force of attraction. नहीं। Weak nucleus. ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। 2 चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है Force उसे of attraction. उसको हम क्या बोलते हैं? अब भी मैंने बताया हुआ था तुमको। Force of repulsion. नो, नॉट फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये देखो, Electric force. यस, तो दिस विल बी नोन एज इलेक्ट्रिक फोर्स। तो बच्चे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। और इस न्यूक्लियस के अंदर कौन बैठा हुआ है? फोर्सेस के पिताजी, जिनका नाम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। पूरी दुनिया में इससे बड़ा कोई फोर्स है नहीं। बताओ है क्या ऐसा कोई फोर्स जो इससे बड़ा हो? दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ द यूनिवर्स, राइट? अभी तक जितना हमको पता है उसमें। तो इन दोनों के बीच में है इलेक्ट्रिक फोर्स, और यहां अंदर कौन है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। यार याद कर, जब तू सोडियम की बात करता है तो एटॉमिक नंबर होता है 11, और स्ट्रक्चर कुछ तुम ऐसा लिखते हो उसका 281, राइट? और आपकी केमिस्ट्री वाले टीचर आपको बोलते होंगे कि ये एक इलेक्ट्रॉन वो क्या कर देता है? डोनेट कर देता है फॉर बिकमिंग स्टेबल। तो ये जो 11 सोडियम था, अब वो क्या बन जाता है? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके सोडियम प्लस, यानी सोडियम आयन बन जाता है। क्या ये चीज समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. राइट। ऐसे ही क्लोरीन की अगर मैं बात करूं, तो ये जो क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना लेता है? क्लोराइड आयन बना लेता है, राइट? अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. बैलेंस नहीं किया है, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा और यहाँ 2 आएगा, तो मैं बैलेंसिंग की बात भी नहीं कर रहा हूं। बट समझने वाली बात यह है कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, और इस प्रोसीजर में जो चार्ज आता है क्लोरीन के ऊपर वो होता है नेगेटिव चार्ज। तो Cl क्या बन जाता है? Cl माइनस बन जाता है, राइट? इसका मतलब यह है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के चार्ज होने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को कहां होना पड़ेगा? बाहर जाना पड़ेगा, और या तो इलेक्ट्रॉन को कहां आना पड़ेगा? अंदर आना पड़ेगा। आ रही है क्या बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. मतलब जब भी मैं आपको बोलूंगा कि चार्जिंग हुई है, क्या हुई है? Charging. चार्जिंग हुई है। तो बच्चे तुरंत इसका मतलब समझ जाना है कि वहां पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है। क्या हुआ है? Transfer of electrons. वेरी गुड।
सो अगर कहीं पर भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है तो हम बोलेंगे कि वहां पर कौन सी प्रोसेस चालू है, चार्जिंग की प्रोसेस चालू है। आई होप यहां तक बात आपको क्लियर होगी। Yes, sir.